कैसे हो प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो स्किल्स जो कि अब जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम्स आ गए हैं बिल्कुल पास। और अब आपको चाहिए कुछ ऐसी टिप्स जिससे आपको पता चले कि आप कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं टॉपर्स की वो आंसरिंग स्किल्स जिसके बेसिस पे वो पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आते हैं। यानी कि अगर आपका टारगेट भी 70 आउट ऑफ 70 है ना बच्चों, तो वो पूरा होगा इन्हीं सारी स्किल्स को जान के। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं इन सारी स्किल्स के बारे में। बच्चों अगर मैं बात करता हूं किसी भी टॉपर बच्चे की जो पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आता है, तो उसमें क्या क्या एबिलिटीज होती हैं, वो अपनी आंसरिंग किस तरीके से करता है। जहां तक तैयारी की बात है तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके लिए सारी चीजें प्रिपेयर्ड होती हैं, वो सब कुछ अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, सारा थ्योरी अच्छे से पढ़ चुके होते हैं, उसके बाद में न्यूमेरिकल्स भी उनको सारे ही आते हैं, वो जितने भी डेरिवेशन है उनको भी सबको अच्छे से लर्न कर चुके होते हैं। लेकिन वो जब आंसरिंग करते हैं तो उनके कहीं ना कहीं 2-4 मार्क्स कम हो जाते हैं, कट जाते हैं, और फिर वो सोचते हैं कि मैं तो पूरा पेपर अच्छे से करके आया था लेकिन मेरे मार्क्स क्यों कम रह गए, कहां मेरे 2 नंबर कट गए, कहां मेरे 3 नंबर कट गए। या फिर बच्चा अगर 1 या 2 क्वेश्चंस भी गलत कर देता है तो वो जितना एक्सपेक्ट कर रहा होता है उतने मार्क्स नहीं आते। लेकिन अगर मैं इन ट्रिक्स को बताऊंगा ना बच्चों, तो जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना उससे ये मान के चलिएगा 5 नंबर ज्यादा ही आएंगे अगर आप इन टिप्स को साथ में रख लेंगे तो मैं जल्दी से शुरुआत करता हूं इन सारी टिप्स के बारे में। तो बच्चों जब किसी भी टॉपर की अगर हम बात करते हैं ना, तो बच्चा जो टॉपर होता है वो अपनी आंसरिंग जो शुरू करता है ना, वो हमेशा सबसे पहले उस पेपर को देखता है। पेपर को देख के अपने दिमाग में पूरी स्ट्रेटेजी बना देता है कि मैं कौन सा क्वेश्चन पहले करूंगा, उसके बाद में कौन सा करूंगा और उसके बाद में कौन सा करूंगा, और उसके बाद में फिर वो अपनी पूरी प्लानिंग को बना के फिर उतरता है आंसरिंग करने में। लेकिन इस चीज में ज्यादा समय नहीं लगाना है। ऐसा नहीं है कि हम आधे घंटे तक यही सोच रहे हैं कि हम आंसरिंग कैसे करेंगे। नहीं, हमें जितना समय मिलता है, जितना टाइम हमें दिया गया है, उस टाइम के अंदर हम लोग सोचेंगे, पूरी प्लानिंग बनाएंगे। जैसे जैसे पेपर को रीड करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग में चलता जा रहा है कि हम आंसरिंग कैसे करेंगे। और एक चीज और मैं बता दूं, बिलीव मी बच्चों, जब भी आपके हाथों में पेपर होता है ना, उसी टाइम पे, उसी मोमेंट पे आपको पता लग जाता है कि आपका पेपर ये कैसे होने जा रहा है। राइट, सही कह रहा हूं ना मैं? तो चलो ज्यादा देर नहीं लगाते हुए मैं शुरू करता हूं यहां पर आगे की बात। तो बच्चों आगे की बात यह है कि जो भी टॉपर होते हैं, जो मैक्सिमम मार्क्स गेन करते हैं, उनमें क्या एबिलिटीज होती हैं। जब भी वो अपनी पूरी प्लानिंग करके अपना पहला क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन पे आंसरिंग करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि उस क्वेश्चन के अंदर कोई डायग्राम पूछा गया, तो वो कभी भी अपने आंसर की शुरुआत डायग्राम से नहीं करते। कई बच्चों की आदत होती है फ्लो में, सर यहां पे तो ये डायग्राम आया हुआ है और ये डायग्राम तो मुझे अच्छे से बनाना आता है, तो वो इस एक्साइटमेंट में सबसे पहले डायग्राम बना देते हैं। मान लीजिए ये आपकी आंसर की है, तो यहां क्या करेंगे, आप अपना आंसर बनाना शुरू कर देंगे और इस आंसरिंग के अंदर यहां लिखेंगे आंसर और यहां बना देंगे आपका पूरा का पूरा डायग्राम। यानी कि आपने अपनी आंसर की जो शुरुआत की है वो किससे की है, डायग्राम से शुरुआत की है। यहां पर कुछ गलत इंप्रेशन चला गया जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके पास में। हमेशा जब भी आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड डायग्राम बना रहे हैं या फिर आप आंसर कर रहे हैं, सबसे पहले उसका हेडिंग तो डालिए। आपका काम होगा सबसे पहले उसका हेडिंग डालने का। लेट्स सपोज आपने हेडिंग डाला बच्चों। अब हेडिंग डालते वक्त आपने क्या देखा, मान लीजिए कि आपके सामने जो क्वेश्चन आया है वो आया है रिलेशनशिप बिटवीन, आपका जो आंसर है वो आप शुरू कर रहे हैं और आपका जो क्वेश्चन आया वो ये आया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर जब आप हेडिंग डालेंगे तो कुछ इस तरीके से डालेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, आप लिखेंगे यहां पे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन, आप लिखिए यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपने आपका हेडिंग डाल दिया। राइट, आपने यहां पे अपना हेडिंग ये डाल दिया। डालने के बाद में अब आपका काम होगा इसको अंडरलाइन करने का। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम कौन से पेन को यूज करें, हम ब्लैक पेन को यूज करें, हम रेड पेन को यूज करें, हम ग्रीन पेन को यूज करें और कहां पर हम ब्लू पेन को यूज करें। तो यहां पर एक मिथ है जो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप
केवल और केवल ब्लू पेन यूज कीजिए, बाकी सारे पेन यूज मत कीजिए। अब आप कहेंगे सर मुझे अगर कहीं पे डायग्राम बनाना है, कहीं पर हेडिंग डालना है, मेरी तो आदत हो रखी है कि जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो जब मैं नोट्स बनाता हूं तो उसके अंदर मेरी आदत होती है कि मैं वहां पे ब्लैक पेन से पहले हेडिंग लिखता हूं, उसके बाद मैं फिर ब्लू पेन से उसका आंसरिंग करता हूं। मैं इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ना ही मैं रिकमेंड करता हूं। मेरे पास में 20 साल का अनुभव है, मैं हमेशा बच्चों को यही कहता हूं, मैं खुद भी एक एग्जामिनर हूं जो कि कॉपीज चेक करता हूं, तो मैं यही कहता हूं बच्चों से कि आप अपना जो ब्लू पेन आपके पास में रखा हुआ है ना, उसी से आप हेडिंग डालिए। हेडिंग डालने के बाद में अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि सर इसको अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है। आपने इसको अंडरलाइन किया, अब अंडरलाइन आप करेंगे तो कैसे करेंगे? आपके पास में जो पेंसिल है ना बच्चों, उस पेंसिल से आपको इसको अंडरलाइन करना है। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि आप दो तरह की पेंसिल्स यूज करें। एक पेंसिल तो HB वाली पेंसिल होनी चाहिए और एक थोड़ी सी लाइटर वर्जन आपकी पेंसिल हो सकती है। आप 3H यूज कर सकते हैं, 2H यूज कर सकते हैं, और आप इन पेंसिल्स को किसी भी स्टेशनरी की शॉप से खरीद के ले आइए। और जो भी अंडरलाइन के लिए आपको काम चाहिए उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे कि उन पेंसिल से इसको अंडरलाइन करेंगे और पूरा स्केल यूज करके आप इन अंडरलाइंस को कीजिएगा। एक बार या दो बार, अगर आपको जैसा अच्छा लगे, आपकी राइटिंग पे डिपेंड करता है, आप इसको 2 बार अंडरलाइन कर सकते हैं। जब आप इसको अंडरलाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक अच्छा इंपैक्ट देगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, अब हमें कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड बातें लिखनी पड़ेगी और वो लिखकर ही आपको उसके बाद में डायग्राम पे आना है। कोशिश कीजिए कि आपकी कॉपी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। यहां पे लाइन मत खींचिए, मैंने कह रहा लाइन खींचिए, आप एक इमेजिनरी आप सेपरेशन कर सकते हैं। इधर आपने पूरा लिखा, उसके बारे में आपने रिलेशनशिप के बारे में लिखा, उसको उसका फॉर्मूला लिखा, उसको डिराइव किया। उसके बाद में यहां पे अगर इससे रिलेटेड कोई डायग्राम आ रहा है तो आप यहां पर वो डायग्राम बनाइए। डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहां पे आपने कोई डायग्राम बनाया है तो इस डायग्राम का नीचे कैप्शन लिखना भी जरूरी है कि आपने वो डायग्राम किस चीज का बनाया है। इससे यह होगा कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको सीधा सीधा आइडिया मिल गया, उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको सारी चीजें क्लियरली विजिबल है कि बच्चे ने पहले हेडिंग डाला है, उसको अंडरलाइन किया है, एक पोर्शन में उसके बारे में सारी थ्योरी लिखी है और दूसरे पोर्शन पे उसका डायग्राम बनाया। वो जो प्रेजेंटेशन है आपकी कॉपी का वो बिल्कुल क्लियर होगा और उस एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं बच्चों, उसके अंदर जो आपकी कॉपी कहती है ना, वही इमेज उस एग्जामिनर की बनती है। हमारे स्कूल्स में क्या होता है, हमारा नाम होता है हमारी कॉपी पे, हमारे रोल नंबर होते हैं, उसके थ्रू हमारा टीचर हमें जान रहा होता है, उसकी एक इमेज, क्योंकि उसने हमें पढ़ाया है तो क्लास के दौरान, पूरे सेशन के दौरान हमारी एक इमेज बनी हुई होती है। उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि फायदा होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कनेक्शन तो बनता है। लेकिन जो एग्जामिनर आपकी कॉपी बोर्ड्स में चेक कर रहे हैं वो आपको नहीं जानते हैं, जो आपकी कॉपी कहेगी वही वो जानेंगे। इसलिए प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप अपनी कॉपी का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कीजिए। इसके बाद में चलिए नेक्स्ट में टिप आपके लिए ट्रिक लेकर आता हूं। वो क्या है बच्चों, वो ये है कि जब भी आप किसी का भी आंसरिंग कर रहे हैं, आपने पूरा उसकी डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन लिखने के बाद में आपने देखा कि उस पूरी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, राइट? वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करने भी जरूरी है। मान लीजिए आपने पूरी पूरी 4-5 लाइनें लिख दी हैं, अलग अलग लाइंस लिख दी हैं, उसके अंदर उस पूरी डेफिनेशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को हाईलाइट करना जरूरी है। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की आप डेफिनेशन लिख रहे हैं कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम लेकर आए हैं अंडर द विसिनिटी ऑफ अ चार्ज, और लाने पर आपने वर्क डन किया है वहां पे, और आप उसको विदाउट एक्सेलरेशन लेकर आ रहे हैं, तो वहां जो वर्क डन हुआ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो वर्क डन यहां पे एक कीवर्ड हो गया बच्चों। तो आपको क्या करना है, जहां पर भी वो वर्क डन आ रहा है उसके नीचे जो पेंसिल है जिससे आपने पहले अंडरलाइन किया था, उसी पेंसिल से उस कीवर्ड को, यानी कि वो जो आपने वर्क डन लिखा है उस वर्क डन के नीचे आपने अंडरलाइन कर दिया। उससे क्या हुआ कि पूरी डेफिनेशन के अंदर उस टीचर का सीधा ध्यान गया आपके उस कीवर्ड पे। उससे उसे आइडिया होगा कि इस बच्चे को ये पूरी डेफिनेशन आती है, वो फटाफट से
पूरी डेफिनेशन को देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा, एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। तो आप इस वाली टेक्निक को भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हो सकता है कि आप पूरा आंसरिंग करते करते शुरुआत के 5-6 क्वेश्चंस के आंसर तो आपने बहुत अच्छे से किए, फिर आपने इतना दिल लगा गए उसके अंदर कि आपको टाइम का पता ही नहीं रहा, टाइम का मैनेजमेंट आप नहीं कर पाए, अब आगे बहुत सारा पेपर छूटा हुआ है और आपका टाइम भी कम बचा हुआ है, तो आप फिर जल्दी जल्दी लिखना शुरू करते हैं, ये सारी टेक्निक्स भूल जाते हैं और फिर बाद में जाके पूरा कचरा कर देते हैं। ये गलती नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपके पास में सेट होना चाहिए टाइम, जिससे आप देखते हुए चलें कि इतने टाइम में मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो दूसरा इतने टाइम में होना चाहिए, तीसरा उतने टाइम में होना चाहिए। एक प्रॉपर स्पीड चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो जो भी आपका पेपर आएगा उससे पहले सैंपल पेपर्स को आप ट्राई कीजिए, 2-3 घंटे बैठ के पूरे आंसरिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। आपने प्री बोर्ड्स में भी जो गलतियां की हैं उनको फाइंड आउट कीजिए। वहां पर अगर आपका मान लीजिए पेपर आते हुए भी छूट गया है तो टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक है, तो उस पर प्रैक्टिस कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप कीजिए जिससे आप टाइमली अपना आंसर कर सकें और पूरी ही कॉपी आपकी एक जैसी फ्लो में हो। ऐसा ना हो कि शुरुआत में बहुत अच्छी कॉपी है और बाद में जाके आपकी कॉपी आते हुए भी बिगड़ गई। तो इन सारी चीज़ों को बच्चों आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। राइटिंग्स अच्छी कीजिए, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइटिंग अच्छी कीजिए, अच्छा पेन यूज कीजिए, आप यहाँ पे उसको बार बार अंडरलाइन करते हुए चलिए। जो भी डायग्राम बना रहे हैं उस डायग्राम को पेंसिल से बनाई है, और इसके साथ साथ अगर कहीं पे कोई भी लाइन खींचने की जरूरत पड़ रही है तो उसको स्केल से बनाइए। ये सारे ट्रिक्स हैं जो कि आपको बच्चों इसमें फॉलो करनी होगी। अगर आप इन सारी ट्रिक्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो होपफुली आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ये केवल फिजिक्स के सब्जेक्ट में नहीं, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आपके बोर्ड्स के अंदर, उन सब में इसको अप्लाई कीजिए, ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और इसके साथ साथ अपने एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स ले लीजिए। बच्चों, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।